हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम एक अनदर पोटेंशियल प्रॉब्लम की बात करेंगे। तो आज का टॉपिक होगा हमारा इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्पेयर इन प्रेजेंस ऑफ ए पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्पेयर। वर्ड है अपने पास इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्पेयर। जैसे कि लास्ट केस में हमने बात की थी, एक कंडक्टिंग स्फीयर था, उसको ग्राउंडेड कर रखा था और उसको आपने बोल दिया था ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर। अगर हम ये जो ग्राउंड से जो कनेक्शन हो रहा है इसको हटा देते हैं तो ये बन जाता है इंसुलेटेड, यानी कि इसका ग्राउंड से कोई कनेक्शन नहीं है या फिर किसी अनदर ऑब्जेक्ट से इसका कनेक्शन कट किया हुआ है, तो इसको बोल दिया हमने इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्पेयर। या अगर और अलग टाइप से इसको बोलना चाहिए तो कि इस स्पेयर को हमने एक ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा हुआ है जो कि इंसुलेटेड है। तो इससे क्या होगा, इन दोनों में चार्ज का ट्रांसफ़र नहीं होगा स्पेयर में, और नीचे जो ऑब्जेक्ट है प्लेटफॉर्म है उन दोनों के बीच में पोटेंशियल और चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए बन गया इंसुलेटेड। फॉर दिस केस following boundary condition must be satisfied. First condition is potential of the sphere is uniform at all over the surface of the sphere because sphere is conducting. तो ये तो कंडक्टर का नेचर ही होता है। कंडक्टर का नेचर क्या होता है कि इसके ऊपर जितना भी पोटेंशियल है वो पूरी की पूरी सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली होगा, यानी कि सरफेस के हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो इक्वल होगा क्योंकि ये कंडक्टर है। सेकेंड कंडीशन क्या है, द टोटल चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज जीरो। अगर हम इनिशियली जब अपन जो कंडक्टिंग स्फीयर ले रहे हैं उसके ऊपर अगर चार्ज जीरो है तो वो हमेशा जीरो ही बना रहेगा, चाहे हम उसके सामने पॉजिटिव चार्ज रखें या कोई सा भी चार्ज रखें, इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो जीरो ही रहेगा क्योंकि हमने इसका कहीं किसी और ऑब्जेक्ट या अर्थ से कोई कनेक्शन नहीं कर रखा, तो टोटल चार्ज इस पर जीरो रहना चाहिए। पर हम क्या कर रहे हैं कि इस इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर को एक पॉइंट चार्ज के सामने रख देते हैं। तो जो स्फीयर को पॉइंट चार्ज के सामने रखने से क्या होगा, सेंटर से डी डिस्टेंस पे पॉइंट चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ, इसकी वजह से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से सरफेस के ऊपर यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया यहाँ, तो नेगेटिव चार्ज बाहर से तो आया नहीं, तो यहाँ पे इंड्यूस हो जाता है। और अपन ने पहले बात कर ली है कि टोटल चार्ज इसके ऊपर जीरो होगा, तो नेगेटिव चार्ज कितना हुआ, माइनस क्यू ए बाई डी। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है उसकी वैल्यू होती है माइनस क्यू ए बाई डी। ये बाहर से तो आया नहीं, तो इसको टोटल चार्ज जीरो करने के लिए हमें सेम अमाउंट यानी कि क्यू ए बाई डी का पॉजिटिव चार्ज भी इसके ऊपर कंसिडर करना पड़ेगा, तभी तो टोटल चार्ज जीरो हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू ए बाई डी चार्ज वो इस सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हम उस चार्ज को सेंटर पे मान लेते हैं। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम मान लेते हैं जो सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको सेंटर के ऊपर मान लेते हैं। तो टू सेटिस्फाई दिस बाउंड्री कंडीशन वी एज्यूम प्लस क्यू ए बाई डी चार्ज एट द सेंटर सी एंड माइनस क्यू ए बाई डी एट पॉइंट आई। तो ये हो गई इमेज, और ये सेम अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज सेंटर के ऊपर मान लेते हैं। पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ये पी पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है, इसके ऊपर अगर पोटेंशियल लिखें तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पोटेंशियल पी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल किन किन चार्जेज की वजह से होगा। पहला पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इमेज चार्ज, और थर्ड चार्ज जो सेंटर के ऊपर हमने कंसिडर किया है प्लस क्यू ए बाई डी वो चार्ज। तो पोटेंशियल क्या होता है कि क्यू बाई आर, तो वैल्यूज पुट करते हैं, प्लस
चार्ज की वजह से, तो के क्यू डिस्टेंस ए पी। सेकेंड के इमेज चार्ज की वजह से बात करें, इमेज चार्ज कितना है, के माइनस क्यू ए बाई डी, डिस्टेंस क्या होगी आई पी। थर्ड इज के क्यू ए बाई डी और डिस्टेंस होगी सी पी। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो के क्यू ए पी की वैल्यू, ए पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस वेक्टर, ये ए पी की वैल्यू क्या होगी आर स्क्वायर माइनस, सॉरी ए पी क्या होगा, अपने पास ए पी वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर माइनस डी वेक्टर, ये ए पी है और हमें आर वेक्टर माइनस डी वेक्टर हो जाएगा ए पी। अब मोड निकाले, ए पी का मोड क्या हो जाएगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2rd कोस थीटा। तो ए पी की वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2rd कोस थीटा। सेम अगर हम आई पी की लिखे तो आई पी कैसे बन रहा है, आई पी हो जाएगा आर वेक्टर माइनस सी आई वेक्टर। तो क्या होगा आर वेक्टर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस सी आई कितना है ए स्क्वायर बाई डी, तो ए स्क्वायर बाई डी का होल स्क्वायर माइनस 2r ए स्क्वायर डी कोस थीटा, थीटा ये वाला एंगल है। और थर्ड है सी पी, और सी पी तो आर है, ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। अपने पास पोटेंशियल की वैल्यू आ गई है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है दो होंगी, एक रेडियल कंपोनेंट और एजियोमेट्रिक कंपोनेंट। रेडियल कंपोनेंट का फॉर्मूला होगा ई आर इज इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल आर। यहाँ माइनस का साइन भी आएगा, यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ ये माइनस, यहाँ एक माइनस आएगा, तो ई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डेल फाई बाई डेल आर। एंड एजियोमेट्रिक कंपोनेंट होगा ई थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आर डेल फाई बाई डेल थीटा। ये डी सारे, ये डेल है, ये डेल है सारे। अगर रिजल्टेंट की बात करें तो ई इज इक्वल टू ई आर आर कैप प्लस ई थीटा थीटा कैप, और इसका मोड ले तो मोड हो जाएगा, ई का मोड है ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा। ये इनका मैग्नीट्यूड आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट पी के ऊपर। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे सेम पिछले केस की तरह सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में।